हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंट टेस्ट या मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार, गुण, दोष और उपयोगिता और इसका क्या अर्थ होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं। वो बुद्धि के अनुसार, व्यवहार के अनुसार उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं सब अलग अलग होती हैं और वो शारीरिक रूप से भी अलग दिखाई देते हैं। शारीरिक रूप से आकार, लंबाई, चौड़ाई सभी में उनकी भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि वो एक समान नहीं होते हैं और सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। ये नहीं है कि सबका IQ एक समान होता है। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में छात्र की मानसिक योग्यता में भिन्नता का विशेष महत्व है। मानसिक योग्यता में छात्र की भिन्नता को ध्यान में रखकर अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य को करना पड़ता है कि कौन कैसी बुद्धि का है, किसकी भी बुद्धि कैसी है। कुछ बालक एक ही बार में सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को बार बार पढ़ाना पड़ता है, किसी को बार बार पढ़ाने से भी समझ में नहीं आता है। छात्रों की मानसिक क्षमता में मुख्य अंतर उनकी बुद्धि के कारण होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि में अंतर होता है। वास्तव में संसार का प्रत्येक व्यक्ति या बालक अन्य व्यक्तियों से किसी न किसी चीज़ में भिन्न होता है, चाहे वो सीखने की योग्यता हो, चाहे चिंतन की योग्यता हो या समायोजन की योग्यता हो, सभी रूप में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। अब आता है बुद्धि परीक्षण, यानी कि बुद्धि परीक्षण का आशय उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के बौद्धिक एवं उसमें विद्यमान विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को दर्शाता है। यानी कि बुद्धि परीक्षण का अर्थ है कि जो व्यक्ति होते हैं, चाहे एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, ये सामूहिक व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति हों, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, सबका IQ अलग अलग होता है। सभी चाहे वो मानसिक रूप से या व्यवहारिक रूप से अलग अलग होते हैं। किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो एक हैं, उनकी बुद्धि समान है और यही उनकी विशिष्ट योग्यता को दर्शाता है। अब आता है मानव केवल शारीरिक गुणों से ही एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, वरन मानसिक एवं बौद्धिक गुणों से भी एक दूसरे से अलग होते हैं। इनमें कुछ भिन्नताएं जन्मजात होती हैं। कुछ लोग जन्म से ही तेज बुद्धि के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं और आज के समय में बुद्धि को बुद्धि लब्धि के रूप में मापते हैं, जो एक आंकिक मान है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता है। सब शारीरिक गुणों से, शरीर की बनावट से, रंग रूप से, कटकाठी से, व्यवहार से, मानसिक योग्यता से, चिंतन से सभी अलग अलग होते हैं। यानी कि उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं और बुद्धि को अब एक आंकिक मान के रूप में जानते हैं, क्योंकि एक IQ किसी भी की हमें बुद्धि ज्ञात करनी है तो हम उसका एक IQ टेस्ट लेते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि किस व्यक्ति की कितनी बुद्धि है। बुद्धि परीक्षण का आशय उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के बौद्धिक एवं उसमें विद्यमान विभिन्न विशिष्टताओं के संबंध को दर्शाता है। यानी कि हम जब कोई इंटेलिजेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं इस व्यक्ति की बुद्धि कितनी है, इसका IQ टेस्ट कितना है, ये किस लेवल का है। अब आता है कि कौन सा व्यक्ति कितना बुद्धिमान है,
कितना प्रतिभावान है ये जानने के लिए मनोवैज्ञानिक ने कई प्रयास किए। तो बुद्धि को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने मानसिक आयु और शारीरिक आयु के कारक प्रस्तुत किए। इसी के आधार पर व्यक्ति की वास्तविक बुद्धि लब्धि ज्ञात की जा सकती है। उसके लिए एक फॉर्मूला लगाया है, बुद्धि लब्धि इजिकल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इस वाले फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। ये मानसिक आयु, शारीरिक आयु और वास्तविक आयु। अब आते हैं कि जो ये टॉपिक है इंटेलिजेंट टेस्ट, हम इसमें किस किस चीज़ को पढ़ेंगे। फर्स्ट, बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। सेकंड, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। थर्ड, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। फोर्थ, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। फिफ्थ, समय सीमा युक्त परीक्षण। 6, समय सीमा रहित परीक्षण। 7, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर। भारत में प्रयुक्त होने वाले बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षणों में अंतर। बुद्धि परीक्षणों के गुण या विशेषताएं, बुद्धि परीक्षण के दोष, एंड लास्ट, बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता। इन सारे जितने पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अब आता है बुद्धि परीक्षण के प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। बुद्धि परीक्षण के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अब इनकी डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। एक निश्चित समय में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करना व्यक्तिगत परीक्षा कहलाती है। यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या होता है कि एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसमें उसकी पर्सनल चीज़ उससे पूछी जाती हैं, पर्सनल डिटेल जानी जाती है। और बिने साइमन बुद्धि परीक्षा के अतिरिक्त वेरल पाम्पर की परीक्षा भी उपयोगी सिद्ध हुई है। इसमें क्या होते हैं, 38 प्रश्न होते हैं और 1.5 से 5.5 साल तक बच्चों के लिए टेस्ट होता है। अमेरिका में भी इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। और वेस्लट बेलेविन इंटेलिजेंट टेस्ट तथा ड्राइंस एमन टेस्ट आदि 10 वर्ष और इससे बड़े बालकों के लिए होते हैं। यानी कि बिने साइमन का जो बुद्धि परीक्षा है ये हम 1.5 से 5.5 साल तक के बच्चों के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। प्रथम विश्व युद्ध 1974 से 1918 में सेना की भर्ती के लिए सामूहिक परीक्षा का प्रयोग किया गया था, ताकि वहां योग्यता के रूप में वहां के सैनिकों और अधिकारियों का चयन किया जा सके। तो अगर हम एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण लगाते तो बहुत देर लगती, बहुत ज़्यादा समय, श्रम, धन सब कुछ खर्च होता। तो फिर इसके लिए हमने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का यूज़ किया, वो टेस्ट अप्लाई किया, ताकि अधिक से अधिक लोगों का हम चयन कर सकें। और सामूहिक परीक्षा के लिए बिने एवं टर्मन बुद्धि परीक्षण सिद्धांत को स्वीकार किया, परंतु उनके आधार पर अलग से परीक्षा निर्मित की गई। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में किसके लिए यूज़ किया गया था, बिने एवं टर्मन बुद्धि परीक्षण। अब आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक या भाषाई परीक्षा, वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट। अतः आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट का विकास प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। और शाब्दिक परीक्षा में कुछ प्रश्न या अभ्यास हल करने के लिए दिए जाते हैं, किंतु अशिक्षित लोगों के लिए क्रियात्मक परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि शिक्षित लोगों के लिए हम शाब्दिक परीक्षा यानी कि वर्बल टेस्ट का यूज़ करते हैं, जबकि कुछ और अशिक्षित लोगों के लिए हम नॉन वर्बल टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब आता सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है कि जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है तो उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अमेरिका में आर्मी अल्फा परीक्षण, थोर्नडाइक का CABD परीक्षण और टर्मन मैनकेयर परीक्षण हैं, जबकि भारत में डॉक्टर जलोटा का परीक्षण, डॉक्टर मोरे का परीक्षण, डॉक्टर CS राइस ने हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परख और डॉक्टर भाटिया ने
कार्यात्मक परीक्षा पत्र तैयार किए हैं। यानी कि अमेरिका में जो यूज़ किए जाते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण, थॉर्नडाइक का और टर्मेन मेनकेयर परीक्षण यूज़ किया जाता है, जबकि भारत में डॉक्टर जलोटा का, डॉक्टर मौर्य का, डॉक्टर CS राइस इन वैज्ञानिकों के परीक्षणों का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है अशाब्दिक हिंदी में निम्नलिखित बौद्धिक परीक्षाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसका? P मेहता का। साधारण मानसिक योग्यता डॉक्टर S जलोटा का। शाब्दिक बौद्धिक परीक्षाएं UP ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी का। एंड टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये शिक्षा विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है। और CIE शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण ये 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षाएं। इन परीक्षाओं में भाषा प्रयोग नहीं होती है और एक ही समय में एक व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है और इन परीक्षाओं से व्यक्ति का व्यवहार तथा व्यक्तिगत संबंधित विशेषताओं का निरीक्षण किया जाता है। इसके लिए भाटिया का निष्पादन परीक्षण, कोहलर का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ऑर्थर का निष्पादन परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण आदि का यूज़ किया जाता है। अब आता है सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। जैसा कि पीछे हमने बताया था, शाब्दिक परीक्षण शिक्षित लोगों के लिए होते हैं और शाब्दिक परीक्षण अशिक्षित लोगों के लिए होते हैं। और अशाब्दिक परीक्षण में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जा सकती है। अब आता है क्रियात्मक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण पढ़ा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण पढ़ा, अब बात आती है क्रियात्मक परीक्षण की, यानी कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है। जिस प्रकार परीक्षण द्वारा केवल जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण प्रकार के परीक्षण द्वारा केवल शिक्षित व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है, उन परीक्षणों के व्यक्तिगत परीक्षणों का कोई प्रबंध नहीं था जो भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, जैसे गूंगे, बहरे, अंधे, अशिक्षित व्यक्ति। अतः क्रियात्मक परीक्षण इस प्रकार के लोगों के लिए सफल रहा। यानी कि जो क्रियात्मक परीक्षण है वो गूंगे, बहरे, अंधे तथा अशिक्षित लोगों के लिए बनाया गया, जबकि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण शिक्षित लोगों के लिए बनाया गया है। अब आती है क्रियात्मक परीक्षण। ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, आकृति फलक परीक्षण, यानी कि फॉर्म बोर्ड टेस्ट। इस परीक्षण के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? सेंगविन को है। उन्होंने लकड़ी के एक तख्ते में विभिन्न आकृतियों को फिट करने योग्य स्थान बनवाए तथा अलग से त्रिभुजाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार, चतुर्भुजीय, त्रिकोणीय आदि आकार बनवाए। अब परीक्षा से नियत समय में इन आकृतियों को तख्ते में फिट करने को कहा जाता है। जो जितना शीघ्र इन आकृतियों को सही स्थान पर फिट कर देता है वह त्रिबुद्धि का माना जाता है। जो उनको फिट नहीं कर पाता है उसको मंद बुद्धि का कहा जाता है, या कम बुद्धि या औसत बुद्धि। इसके बाद आता है चित्रांकन परीक्षा। इस परीक्षा में बालक को मुख्य हाथी, घोड़ा एवं कुत्ता आदि के चित्र खींचने को कहा जाता है तथा चित्र पर अंकन पूर्णता के आधार पर दिए जाते हैं और सुंदरता के आधार पर नहीं। और चित्रांकन परीक्षण 1 से 10 वर्ष के लिए होता है, यानी कि जो पिक्चर ड्राइंग टेस्ट है वो 1 से 10 वर्ष के व्यक्तियों के लिए होता है। इसमें बच्चे को मनुष्य, हाथी, घोड़ा के चित्र खींचने के लिए कहा जाता है। जो जितने अच्छे से जितनी क्लियरिटी से, स्पष्टता के साथ चित्र बनाता है उसको, और जितने सुंदर चित्र खींचने को कहा जाता है। चित्र अंक पूर्णता के आधार पर दिए जाते हैं। जो चित्र कंप्लीट बनाता है उसको वैसे अंक दिए जाते हैं, जो कम बनाता है उसको उसके अनुसार नंबर दिए जाते हैं। अब आता है चित्र पूर्ति परीक्षण, पिक्चर कंप्लीट टेस्ट। चित्र पूर्ति परीक्षण पूरे चित्र में कुछ बर्गर टुकड़ों को काट कर अलग रख दिया जाता है और बालक से कहा जाता है कि जो ये टुकड़े हैं इनको आपस में जोड़कर एक पूरा चित्र बनाइए, और जो जितनी जल्दी उस चित्र को बना देता है वो उतनी तेज बुद्धि वाला कहा जाता है। जो जितनी देर से बनाता है उसको उतनी ही कम बुद्धि वाला कहा जाता है।
इससे बच्चे की इसमें क्रिएटिविटी का पता चलता है। अब आता है वस्तु संयोजन परीक्षण, ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट। इस परीक्षण का प्रयोग बेसलर ने किया। उनकी बेसलर वैल्यू की बुद्धि परीक्षण में मानव आकृति के पार्श्वचित्र और हाथ के 3 अलग अलग पटल होते हैं जिनके अनेक अवकणों को मिलाकर पूरा आकार बनाना होता है, यानी कि अलग अलग टुकड़े होते हैं, इन टुकड़ों को जोड़कर एक पूरा चित्र बनाना होता है। फिर आता है भूल भुलैया परीक्षण। सबसे पहले पोर्टियस ने इस विधि का प्रयोग किया। इसमें सादा रंगों से चित्र बना रहता है तथा निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए बालक को खुले मार्ग में से बीच में से होकर पेंसिल के मार्ग जाना पड़ता है, यानी कि इस टेस्ट में बच्चे को एक बता दिया जाता है कि आपको उस स्थान से उस स्थान तक जाना है, या कोई पॉइंट बना दिए जाते हैं और फिर बच्चे से कहा जाता है कि आप अपने अनुसार जाइए और जो बंद गली है उसमें नहीं जाना है, आपको रास्ता देखना है। फिर वो रास्ता वो वहाँ जो बच्चा जितनी जल्दी पहुँच जाता है अपने स्थान तक वो उतनी तेज बुद्धि का होता है, और कुछ रास्ते से भटक जाते हैं तो उन्हीं के अनुसार उन्हें मंद बुद्धि, कम बुद्धि, औसत बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। ये इसका स्ट्रक्चर है कि जो ये टेस्ट का स्ट्रक्चर है, ये चित्र है, इस चित्र के अनुसार बच्चे को बता दिया जाता है कि आपको जैसा कि इस चित्र में बताया गया है कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक पहुंचना होता है। अब उपयुक्त व्यवहारिक परीक्षाएं स्थूल वस्तुओं से संबंध रखते हैं, तब परीक्षाएं बालक के प्रत्यक्षीकरण की शक्ति की जांच करती हैं, उनकी ज्ञान इंद्रियों की, काम इंद्रियों की जांच करती हैं, उससे पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, उसकी बुद्धि कितनी तेज है। और इसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति या छोटे बालकों पर किया जाता है। अब क्रियात्मक परीक्षा में परीक्षार्थी को लकड़ी या गत्ते के टुकड़े के नमूने बनाने को दिए जाते हैं और कम समय में उन टुकड़ों को यथास्थान लगाना होता है, और उसमें भूल भुलैया बुद्धि विधि से वस्तु की बुद्धि की परीक्षा ली जाती है और अनेक बार दर्पण में दिखाकर भी किसी आकृति को बनाने के लिए कहा जाता है। आता सीमा युक्त परीक्षण। ऐसे परीक्षण में क्या होती है, एक लिमिट टाइमिंग फिक्स कर दी जाती है कि आपको इतने टाइम तक जो टेस्ट है इस टेस्ट को करना है, और कम प्रश्न करने या गलतियां करने पर उसके अंक काट दिए जाते हैं, और जो पूरे कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर देता है तो उसको कंप्लीट मार्क्स दिए जाते हैं। इसके बेस पर उनकी बुद्धि का पता चल जाता है। और सीमा रहित परीक्षण, इस परीक्षा में प्रश्न करने के लिए दिए जाते हैं और उसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है कि कोई कितने ही समय में इसको करके दे सकता है। और इस परीक्षा और परीक्षार्थी को प्रश्नों का सही उत्तर देने में रूप में देना है, और इस परीक्षा की अनिवार्य सही रूप में देना है। परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर सही रूप में देना इस परीक्षण की अनिवार्य अंग है, यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि बच्चे से कहा जाता है कि आपको करेक्ट आंसर ही देने हैं, चाहे इसके लिए आपको टाइम कितना भी लगे, लेकिन आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है और सबके सही उत्तर देने हैं। अब अंतर आता है व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है। व्यक्तिगत परीक्षण में वस्तुनिष्ठता और प्रामाणिकता कम होती है, जबकि सामूहिक परीक्षण में ये गुण अधिक होते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण एक ही व्यक्ति के लिए होता है, जबकि सामूहिक परीक्षण पूरे समूह के लिए होता है। उसमें एक से अधिक कितने भी व्यक्ति सामूहिक परीक्षा में परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत परीक्षा में केवल एक टाइम में एक ही व्यक्ति परीक्षा देता है। परीक्षणों द्वारा छोटे और बड़े दोनों का ही परीक्षण हो सकता है, लेकिन सामूहिक परीक्षण द्वारा बहुत छोटा बालकों का परीक्षण नहीं होता है। व्यक्तिगत परीक्षण निकट का संबंध स्थापित हो जाता है, जबकि सामूहिक परीक्षण में ऐसा संभव नहीं होता है। भारत में प्रयुक्त होने वाले बुद्धि परीक्षण भारत में कौन कौन से होते हैं। शाब्दिक वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं। किस किस ने दिया है। डॉक्टर कामत का आयु मापन पुनरावृत्ति बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड हिंदुस्तानी डिवीजन, CIE बुद्धि परीक्षण, CIEE। शाब्दिक सामूहिक परीक्षण वर्बल टेस्ट ये किन के हैं। झा का सामूहिक परीक्षण है, जलोटा का सामूहिक परीक्षण, कुमारिया का सामूहिक परीक्षण, मनोविज्ञान
शाला इलाहाबाद का टेस्ट है। देसाई का सामूहिक परीक्षण, जोशी द्वारा सामूहिक परीक्षण। और नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट कौन कौन से हैं? भाटिया के कार्य परीक्षा बैटरी, अलेक्जेंडर का पासेलोंग परीक्षा, चित्र निर्माण परीक्षा, तत्कालिक स्मृति परीक्षा, पैटर्न ड्राइंग परीक्षा। सामूहिक अशाब्दिक या भाषारहित परीक्षा, नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, ये कौन कौन से होते हैं? MG प्रेमलता कृत परीक्षण, N त्रिवेदी कृत परीक्षण, TR शर्मा कृत परीक्षण, रेविनस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। शाब्दिक एवं अशाब्दिक प्रश्नों में अंतर। शाब्दिक परीक्षणों द्वारा छोटे बालक का परीक्षण संभव नहीं है, लेकिन शाब्दिक क्रिया परीक्षणों में ऐसा संभव है। शाब्दिक परीक्षणों द्वारा व्यक्ति के विभिन्न समूह की तुलना नहीं की जा सकती, जबकि भाषारहित परीक्षणों में ऐसा संभव नहीं है, यानी कि अशाब्दिक में ऐसा संभव नहीं है। शाब्दिक परीक्षण में प्रयोग पिछड़े या मानसिक रूप से विद्यार्थी है तो संभव नहीं है, परंतु क्रियात्मक क्रिया परीक्षणों या भाषारहित परीक्षणों द्वारा ये संभव है। अब इसकी विशेषताएं आती हैं कि विशेषताएं क्या हैं। कोई परीक्षण कैसा भी हो, इसका निर्णय लेने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के क्राइटेरिया का प्रयोग करना पड़ता है। यदि इन क्राइटेरिया का परीक्षण खरा उतरता है तो उत्तम परीक्षण कहा जाता है, और नहीं उतरता है तो उसको उत्तम परीक्षण नहीं कह सकते हम। कौन कौन सी हैं विशेषताएं? फर्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता। बुद्धि परीक्षण या अन्य किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का वस्तुनिष्ठ होना अति आवश्यक है। किसी भी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता दो बातों पर निर्भर करती है। प्रथम, उस परीक्षण में इस प्रकार के प्रश्नों को स्थान मिलना चाहिए जो इस स्तर के विद्यार्थियों के अनुकूल हों, यानी कि परीक्षण में सम्मिलित समस्त पदों के उत्तर निश्चित हैं। केवल एक ही सही उत्तर है जो दूसरे परीक्षण का प्रशासन फलांकन वस्तुनिष्ठ ढंग से होना चाहिए और एक निश्चित कुंजी के आधार पर किया जाता है। यानी कि जब हम कोई भी टेस्ट बच्चों को दे रहे हैं, उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी आंसर कुंजी हमारे पास होनी चाहिए। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। किसी परीक्षण का प्रयोग करने पर उसके परिणाम अगर एक ही हो तो उसे विश्वसनीय परीक्षण कहेंगे और परिणाम की स्थिरता को विश्वसनीयता कहेंगे। यानी कि जब हम उसका एक बार हम उसका परीक्षण कर रहे हैं तो कोई बच्चा 50 मार्क्स लेके आ रहा है, फिर एक हफ्ते बाद फिर हम उसी टेस्ट को उन बच्चों पर दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, तब भी वो 50 मार्क्स लेके आ रहा है, तो हम कहेंगे कि टेस्ट रिलायबल है, क्योंकि दो टाइम हमने इसकी परीक्षा ली और दोनों टाइम में सेम रिजल्ट आया। और इसके लिए टेस्ट एंड रीटेस्ट और स्प्लिट हाफ मेथड एंड पैरेलल फॉर्म मेथड का यूज़ करते हैं। अब आता है वैलिडिटी यानी कि वैधता। प्रामाणिकता या वैधता परीक्षण की प्रमुख विशेषता ये गुण हैं। इसका अभिप्राय है कि जिस योग्यता के मापन के लिए परीक्षण बनाया गया है उस योग्यता का मापन वह करता है या नहीं, इसे ही परीक्षण की सत्यता या वैधता कहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? जैसे निर्माण संबंधी योग्यता, सामग्री संबंधी योग्यता, भविष्य निर्देशक, यानी कि जब हम कोई टेस्ट कर रहे हैं और वो टेस्ट बार बार करने पर भी वही आए तो उसको वैलिड कहेंगे और कहेंगे ये टेस्ट वैलिड है। यानी कि जब किसी परीक्षण के मापन हम जिस विधि से करते हैं या जिस टेस्ट से करते हैं और करने के बाद में वही रिजल्ट आए तो उसको हम वैध करेंगे, तो हम कहेंगे ये टेस्ट वैलिड है। अब आता है सम्मान्यता एक्सेप्टेबिलिटी। उत्तम परीक्षण सम्मान्य होना चाहिए, अर्थात वे परीक्षण समस्त व्यक्तियों या परिस्थितियों में सदैव किए जाएं। जैसे विनय साइमन का विदेशों में बना बुद्धि परीक्षण सम्मान्य है, यानी कि वह परीक्षण जो इंडिया में नहीं विदेशों में भी सभी जगह सेम रिजल्ट देता है, सभी जगह उसका सेम रिजल्ट आता है और जो भी स्कोरिंग है जिस पर भी अप्लाई किया जाता है वो सही हो, तो उस टेस्ट को और हमेशा हर परिस्थिति में अपना रिजल्ट एक सा दे, बार बार रिजल्ट ना बदले, तो उसको हम सम्मान्यता टेस्ट कहते हैं। और विनय साइमन का टेस्ट चाहे इंडिया में हो, चाहे विदेशों में, चाहे अमेरिका में, कहीं भी अप्लाई करें इसका रिजल्ट सेम होता है, तो इसलिए वो टेस्ट सर्वमान्य है। प्रतिनिधित्वता यानी कि रिप्रेजेंटेटिवनेस।
बुद्धि के जिन जिन क्षेत्रों के मापन हेतु इसकी रचना की गई है उनका प्रतिनिधित्व रूप से मापन करना इसकी प्रमुख विशेषता होती है। यानी कि वो टेस्ट, यानी कि बुद्धि के जो हम टेस्ट ले रहे हैं, बुद्धि का जो मापन कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस जो यूज़ कर रहे हैं, वो जो टेस्ट लगा रहे हैं उसमें जिस जिस क्षेत्र का हमने उसमें इंक्लूड किया है क्वेश्चंस में, और वो उनका सभी क्षेत्र में सही प्रकार से सही मापन करें तो हम कहेंगे कि इसकी प्रतिनिधित्व बहुत अच्छी है, ये किसी भी क्षेत्र के लिए वैलिड है, रिलायबल है और इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा है। मूल्यांकन में सुविधा, इजीनेस इन इवैल्यूएशन। बुद्धि परीक्षणों को मूल्यांकित करने की विधियां ऐसी होनी चाहिए जो सरल हों और जिन्हें सभी व्यक्ति प्रयोग में ला सकें। मूल्यांकन की विधि सरल होनी चाहिए, सभी प्राप्तांकों की व्याख्या करना सरल होगा। यानी कि हम जब जो किसी टेस्ट का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो ऐसा मेथड होना चाहिए जो सरल हो और सभी लोग उसका यूज़ कर सकें, किसी को भी इवैल्यूएशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब इवैल्यूएशन का मेथड इजी होगा तो जब हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे इस कोर्स की तो वो भी इजी रहेगी। मितव्ययिता, इकोनॉमिकल, यानी कि वह परीक्षण उत्तम होगा जिसमें समय एवं धन की बचत हो और मानव शक्ति की भी कम खपत हो। टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें ना ही अधिक समय लगे, ना श्रम लगे, ना ही ज़्यादा खर्चा करना पड़े, बल्कि कम समय, कम श्रम तथा कम रुपये में ही उससे अच्छा रिजल्ट आ जाए। एंड लास्ट पॉइंट, व्यापकता, कॉम्प्रहेंसिव। बुद्धि परीक्षणों में संबंधित पहलुओं के सही प्रश्नों में संबंधित प्रश्न सम्मिलित होने चाहिए। इनके सम्मिलित प्रश्नों से सभी पक्षों का मापन हो सकेगा और व्यापकता से परीक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेगा। अगर बुद्धि परीक्षण में ये सारे पॉइंट हैं जो हमने अभी 8 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, जो इसकी करेक्टरिस्टिक बताएंगे, तो वो टेस्ट क्या होगा, रिलायबल होगा और वैलिड होगा और सभी जगह वो एक समान रिजल्ट देगा और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। 9 पॉइंट है व्यावहारिक तथा रोचकता। उत्तम परीक्षण रोचक और व्यवहारिक होना चाहिए। इसका अभिप्राय कि परीक्षा में इस प्रकार की क्रिया सम्मिलित करना जिन्हें व्यक्ति सरलता से कर सके एवं उसे रुचिकर बना सके। अब आते हैं बुद्धि परीक्षण के दोष। डिमेरिट्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होती हैं? क्योंकि बुद्धि का स्वरूप भिन्न भिन्न अवस्था में है, अतः उसके परीक्षण भी भिन्नता के लिए होते हैं और इन भिन्नताओं के कारण ही वे विश्वसनीय और प्रमाणिक नहीं होते हैं। इनके दोष निम्नलिखित हैं। विश्वसनीयता का अभाव। सामान्य रूप से बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय नहीं होते हैं। ये मूल्यांकनकर्ता के बाद दूसरे के जांच करने पर अंतर पाए जाते हैं, अतः सही रूप से इनसे योग्यता का परीक्षण नहीं हो पाता है। व्यापकता का अभाव, लेक ऑफ कॉम्प्रहेंसिव, यानी कि बुद्धि से संबंधित पक्षों या पहलुओं पर विस्तृतता का अभाव होता है और वे सभी पक्षों का मापन नहीं कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप इनसे उद्देश्यनिष्ठ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। फिर प्रमाणिकता का अभाव। बुद्धि परीक्षण में बुद्धि की प्रमाणिक परीक्षाओं का सदैव अभाव रहता है और ये परीक्षा में सत्यता एवं विश्वसनीयता नहीं होगी, जो भी प्रमाणिक नहीं होगा। मतभेद, व्यू डिफरेंसेस, यानी कि क्योंकि बुद्धि की परीक्षाओं में अंतर होता है तो इसकी जटिलता कारण बुद्धि परीक्षण निर्माणकर्ता में व्यक्ति रुचि नहीं लेते हैं। हर मनोवैज्ञानिक की अलग अलग इसकी परिभाषा होती है, तो इसके कारण उनका जो वो अप्लाई करते हैं टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट को, तो उसका जो स्कोर्स है वो भी अलग अलग आता है और बहुत ज़्यादा जटिलताएं होती हैं, तो इसमें व्यक्ति इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। यंत्रों का अभाव। प्रयोगशाला में कभी यंत्रों में जो दोष आ जाते हैं, खराब होने पर वे समय पर ठीक नहीं हो पाते हैं, तो प्रत्येक स्थान पर उसका प्रयोग करना कठिन है। अनुमान का प्रदर्शन, एक्सिबिशन ऑफ वर्क, एक्सिबिशन ऑफ गैस वर्क, यानी कि बुद्धि परीक्षण के प्रश्नों में छात्र अनुमान से उत्तर देते हैं जिसके परिणामस्वरूप बुद्धि का सही मापन नहीं हो पाता। इससे परिणामों के बारे में सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
इसके साथ ही अध्यापक का बुद्धिमान बालकों के प्रति पक्षपातपूर्ण रुझान होता है तथा सुसंस्कृति से प्रभावित होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि पिछड़े वातावरण से अच्छे बालकों में अंक नहीं मिल पाते हैं। उपयोगिता, बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्धि का विकास अधिकतम 16 वर्ष तक होता है। नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता एवं अपने आप को व्यवस्थित करने की योग्यता का विकास 30 वर्ष तक धीरे धीरे होता रहता है। इसके पश्चात बुद्धि नहीं बढ़ती है और ज्ञान बढ़ता रहता है। यानी कि जो बुद्धि बढ़ती है उसकी एक लिमिट है, एक एज है, उस एज के बाद में बुद्धि का विकास नहीं होता है, केवल हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहती है। ज्ञान एक अर्जित शक्ति है, परंतु बुद्धि जन्मजात योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिए यथासंभव साधनों को अपनी क्षमता के अनुसार जुटाता है तथा वातावरण के अनुकूल व्यवस्थित करता रहता है। इस प्रकार जीवन में सफलता पाने एवं समस्याओं का भली भांति हल ढूंढने के लिए बुद्धि महत्वपूर्ण शक्ति है। मेधावी तथा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति शासन चलाते हैं। बुद्धि के दो तत्व प्रेरणा तथा अनवरत अभ्यास में भी जीवन में सफलता दिलाने हेतु सहायक होते हैं। यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि अधिक हो तो उसकी सफलता कम बुद्धि लब्धि बालक से अधिक होगी। अच्छे प्रशासक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, इंजीनियर वही होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है, जबकि अन्य सामान्य व्यवसाय के लिए विशेष IQ की आवश्यकता नहीं होती है। गिलफोर्ड ने भी कहा है कि बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापी जाने वाली सामान्य तथा प्राथमिकता योग्यताएं भिन्न हैं और उनका विकास क्रम आयु के विकास के साथ साथ होता है और मध्य अवस्था आने पर उनका ह्रास होने लगता है, यानी कमी होने लगती है। इसका अधिक से अधिक विकास 20 वर्ष की आयु तक होता है और इस पर यौन भिन्नता का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यानी कि बुद्धि केवल एक एज तक बढ़ती है, उसके बाद में बुद्धि कम होने लगती है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में समान समूह या समान समूह का शिक्षा के प्रबंध के लिए बुद्धि परीक्षणों के प्रयोग होता रहता है। इसका हम निम्न आधार पर यूज़ करते हैं। छात्र वर्गीकरण, स्टूडेंट क्लासिफिकेशन, यानी कि ज्ञान की ग्रहणता छात्र की मानसिकता पर निर्भर करती है। यानी कि बच्चा कितना क्वालिफाइड है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके परफॉर्मेंस के बेस पे हम स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन कर देते हैं। फिर आता है शैक्षणिक मार्गदर्शन, एजुकेशनल गाइडेंस। विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान ने मानवीय समस्याओं के समाधान में अपूर्व योगदान दिया है। इसके द्वारा बालकों के भविष्य का निर्धारण की योजनाओं को बनाया जा सकता है। यौन भिन्नताओं में उपयोगिता। शोध कार्य से स्पष्ट होता है कि बालक एवं बालिकाओं में बुद्धि के आधार पर ही कार्य कुशलताओं में अंतर पाया जाता है। उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास का क्रम भिन्न भिन्न है, अतः इनमें ज्ञान अर्जन की क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं। छात्र चयन में उपयोगिता। यूज ऑफ स्टूडेंट सिलेक्शन। विद्यालय के क्षेत्र में जब छात्र प्रवेश कर जाता है तो उसके विकास का कार्य विद्यालय का होता है। विद्यालय प्रशासन बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग करके निम्न क्षेत्र में छात्र चयन करता है। एडमिशन में भी बुद्धि के किसी भी कक्षा के लिए छात्र का प्रवेश बालक की शारीरिक मानसिक परिपक्वता निर्भर करता है। बुद्धि परीक्षाएं कक्षा प्रवेश सहायक होती हैं और इससे छात्र उस कक्षा में सफल नहीं होता है। छात्रवृत्ति वो भी बच्चे की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है, जैसी परफॉर्मेंस होती है वैसी स्कॉलरशिप मिलती है। विशिष्ट योग्यता, स्पेसिफिक एबिलिटी। प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने योग्यता के क्षेत्र को अत्यंत विशाल बना दिया है। आज प्रत्येक क्षेत्र में नवीन प्रतिभाओं की खोज हो रही है और प्रतिभा खोज का प्रमुख आधार बुद्धि परीक्षाओं को ही माना जा रहा है। स्वयं का ज्ञान, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सामान्य विकास करना है। बालक अपने अंदर की क्षमता और शक्तियों को पहचान कर
अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं, तब बुद्धि परीक्षाएं उनके व्यक्तित्व के स्वरूप को स्पष्ट करती हैं। अधिगम प्रणाली में उपयोगी, यूजफुल इन लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया बुद्धि पर निर्भर करती है। छात्र का लगन, अभ्यास प्रक्रिया, त्रुटियों का निराकरण, धारण, प्रोत्साहन, अधिगम, स्थानांतरण आदि में बुद्धि का सबसे अधिक प्रभाव होता है। और बुद्धि परीक्षाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभाशाली बालक कम समय में अधिक अधिगम और ज्ञान का स्थानांतरण करने में समर्थ होते हैं, यानी कि वो कम समय में अधिक से अधिक सीख सकते हैं। व्यावसायिक मार्गदर्शन। व्यवसाय में मनोवैज्ञानिक ने पदार्पण करके विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाला है और विभिन्न व्यवसाय के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक स्तर के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अनुसंधान यानी कि रिसर्च। शिक्षा के क्षेत्र में विकास अनुसंधानों के ऊपर निर्भर करता है कि बालकों कक्षा के अंदर ही समस्याएं और सामान्य समस्या के समाधान के लिए अनुसंधान का सहारा लेना पड़ता है। प्रत्येक अनुसंधान के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक होता है और भिन्न भिन्न घटनाओं का चयन करना होता है और बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो सके।